गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ई संजीवनी ऐप। अब जो ये ई संजीवनी की टेली मेडिसिन ऐप है, जो सर्विस है हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिसको डेवलप किया है, वो 1 मिलियन जो है टेली कंसल्टेशंस जो है वो अभी तक प्रोवाइड कर चुकी है। ठीक है। तो इसका बेसिक मोटिव क्या है कि टेली मेडिसिन प्रोवाइड करना ई संजीवनी ऐप का मोटिव है। अब टेली मेडिसिन क्या होता है कि हेल्थ सर्विसेज को डिलीवर करना एक डिस्टेंस से इंटरनेट का यूज़ करके। ठीक है। समझ लो कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो आपके साथ इंटरनेट पर इंटरेक्ट करके आपकी जो हेल्थ की जो नीड्स हैं उसको पूरा करेगा। ठीक है। तो जो ई संजीवनी ऐप है, ये दो तरह से सर्विसेज देती है। सबसे पहले तो डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीकंसल्टेशंस। ठीक है। तो जैसे आप समझ लो कि आप किसी रिमोट लोकेशन पे कोई पेशेंट है, तो वहाँ पर जो डॉक्टर ने उसको देखा, तो डॉक्टर ने देखा कि अगर कुछ इसमें बीमारी के इलाज के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो वो जो समझ लो किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डॉक्टर है, किसी डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो क्या करेगा, स्टेट की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको, जो कि बहुत दूर बैठा है, उसके साथ कंसल्ट करके उस बीमारी का इलाज जो है वो करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट जो एस्पेक्ट है इसका ई संजीवनी का, वो डॉक्टर टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशंस पर है। सिमिलरली जो सेकंड हमारा स्ट्रीम है, जो सेकंड एस्पेक्ट है ई संजीवनी ऐप का, वो है ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स टू पेशेंट्स। ठीक है। तो इसमें जो ई संजीवनी ओपीडी में जो रिमोट हेल्थ सर्विसेज हैं पेशेंट्स को उनके घर पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। आप डायरेक्टली डॉक्टर के साथ इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकते हो और आपको जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो इसका ई संजीवनी ऐप, जो हमारी ऐप है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, खासकर कोविड के टाइम पर, जब आप हॉस्पिटल्स में जाने से खतरा हो सकता है पेशेंट्स को। तो इसलिए ई संजीवनी ऐप को निकाला गया था ताकि जो है घर से ही जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को देख सकें, पेशेंट्स घर पर ही अपना इलाज करवा सकें। ठीक है। तो इसमें दो तरह से आप याद रखना कि दो तरह के इसके अंदर प्रोविज़न है कि पहला तो डॉक्टर टू डॉक्टर भी इसमें टेली कंसल्टेशंस है और दूसरा डॉक्टर टू पेशेंट है। ठीक है। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं कि ओवर 10% ऑफ जो ई संजीवनी यूज़र जो है वो 60 और अबव है, मतलब सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो 10% जो है ई संजीवनी ऐप के यूज़र्स वो सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि उनको ही सबसे ज़्यादा खतरा है। तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो डायरेक्टली ही टेली मेडिसिन के थ्रू अपनी हेल्थ जो नीड्स हैं उसको पूरा कर रहे हैं। और 1/4 जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो ई संजीवनी ऐप पर एक बार से ज़्यादा आ चुके हैं। ठीक है। तो मतलब कि उनके एक पेशेंट के एक डॉक्टर के साथ बहुत सारे सेशंस होते हैं। तो 1/4 जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो ई संजीवनी ऐप के थ्रू टेलीमेडिसिन ले रहे हैं, वो एक से ज़्यादा सेशन लगा चुके हैं, एक से ज़्यादा बार ई संजीवनी ऐप का यूज़ कर चुके हैं। ठीक है। तो इसको डेवलप किसने किया था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग मोहाली में है, उन्होंने ई संजीवनी ओपीडी ऐप को डेवलप किया है। ठीक है। तो ये नेशनल टेली कंसल्टेशन सर्विस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि टेली मेडिसिन की जो सर्विसेज हैं वो पेशेंट्स को दी जा सके। अब टेली मेडिसिन क्या होती है? एक तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डेफिनेशन है, इसको आप देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में लिखना नहीं पड़ेगा, बट आपको क्लैरिटी के लिए एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है। तो टेलीमेडिसिन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोवाइड करना जहाँ पर पेशेंट का हॉस्पिटल तक आना मुमकिन नहीं है, फॉर वट एवर रीज़न, नॉट जस्ट कोविड, बट फॉर वट एवर रीज़न। समझ लो कि वो वॉक नहीं कर सकता या उसके पास किसी भी तरह की लिमिटेशन है, तो अगर उसको डॉक्टर को दिखाना है तो वो डायरेक्टली टेली मेडिसिन का यूज़ करके इंटरनेट के थ्रू ही वो एक तरह से वीडियो कॉल पे या फिर एक नॉर्मल कॉल पर अपनी जो है जो हेल्थ केयर नीड्स हैं उसको पूरा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। अब ये डॉक्यूमेंट जो है एक वाइट पेपर है बेसिकली, इसको नीति आयोग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और इसको पब्लिक डोमेन में रखा है कि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, इसका क्या मोटिव है पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस का। अब आपको एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ ताकि आपको सबसे अच्छा तरीके से समझ आ जाए। जब समझ लो, जो चाइना में कोविड-19 जब पहली बार पकड़ा गया, मतलब जब पता लगा कि कोविड-19 की सिचुएशन है, कि कोई एक ऐसा वायरस है जो कि
हैवक क्रिएट कर रहा है पूरी कंट्री के अंदर। तो अगर उनका जो हेल्थ सर्वेलेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होता तो वो उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते थे। तो यही सिचुएशन, भगवान ना करे कि कभी ये सिचुएशन इंडिया में ऐसी आ जाए कि ऐसी कोई वायरस या कोई डिसीज़ जो कि इंडिया में जनरेट होने हो रही है या फिर कहीं से भी शुरू हो रही है, तो उसको टैकल करने के लिए हम पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, समझ लो कि वही आप एग्जांपल लेते हैं कि कोरोना वायरस समझ लो, मुंबई में किसी इंडिविजुअल को कोरोना वायरस सिम्टम्स मिलते अगर, तो हम उसको कैसे टैकल करते, पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस कैसे हेल्प करती कि हम उसको बारे में पता लग जाता। तो समझ लो कि जितने भी पेशेंट्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अस, आपको पता है नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड बन रहे हैं जो कि डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में होंगे, जिसमें आपकी सारी लैब की रिपोर्ट्स, आपका जितना भी जो डायग्नोसिस है, जो आपका जो डॉक्टर आपको देखता है, जो आपके बारे में रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, वो सारी डिजिटाइज फॉर्मेट में हो जाएंगी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है या हेल्थ मिनिस्ट्री है, समझ लो कि मुंबई का एग्जांपल ले लेते हैं। मुंबई में एक डॉक्टर ने नेशनल हेल्थ आईडी में एक रिपोर्ट्स जो है, जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, जब उस एक कंसर्न्ड पर्सन की, जो कि पेशेंट ज़ीरो जिसको हम कहेंगे, उसकी रिपोर्ट्स डाली कि एक अजीब सा वायरस आया है और ये वायरस जो है इसमें बहुत सारे अजीब अजीब से सिम्टम्स जो हैं, डिफ़िकल्ट जितने भी सिम्टम्स आप एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कोविड का कि कफ का सिम्टम आ रहा है या फिर चेस्ट कंजेशन का सिम्टम आ रहा है, तो ये बेसिकली जो जितने भी ये सिम्टम्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए डिजिटाइज फॉर्मेट में उस पेशेंट के, ठीक है, उस पेशेंट ज़ीरो के, ठीक है। तो पता लग गया हमारे, अब क्योंकि डिजिटाइज फॉर्मेट में ये डेटा चला गया, तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको पता लग गया, या हेल्थ मिनिस्ट्री में कोई एक डिपार्टमेंट है उसको पता लग गया कि मुंबई में एक इस स्पेसिफिक लोकेशन पर एक पेशेंट ऐसा है जिसको ये ऐसे अजीब से सिम्टम्स आ रहे हैं और कुछ वायरल डिसीज़ हुई है, ठीक है। अब एक मुंबई का पता लग गया, समझ लो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं साथ के साथ कि मुंबई का ही कोई सबर्बन एरिया है थाने, ठीक है, वहाँ पर भी एक पेशेंट को ऐसे ही सिम्टम्स आए और सिमिलर से सिम्टम्स हैं, और डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स आई हैं, लैब की रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि कोई वायरल डिसीज़ है, उसमें ये सिम्टम्स आए हैं, ठीक है। तो जो डिजिटाइज फॉर्मेट में अगर ये सारा डेटा हम देखेंगे तो हम सर्वेलेंस रखने में हमारे को आसानी होगी। फिर हम जितने पेशेंट्स हैं, चाहे वो फिर उड़ीसा में हो, बिहार में हो, तो हमें एक मैप बन जाएगा कि कहाँ कहाँ फैलता जा रहा है ये, ठीक है। सारे डेटा को हम डिजिटाइज फॉर्मेट में जब डाल देंगे तो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री देख पाएगी कि कहाँ कहाँ पर ये जो है वायरल डिसीज़ जो है वो फैलती जा रही है, ठीक है। इससे क्या हेल्प होगा, इससे होगा क्या कि हम जो अपने जो कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज़ होंगी उसको उसी के मुताबिक लगा पाएंगे कि हमारे मुंबई में जिस एरिया में मिला है शुरू में, पहले वहाँ पर कंटेनमेंट शुरू कर दी, फिर जैसे हमें थाने में मिला है तो कंटेनमेंट उस एरिया में शुरू कर दी। अब हमें पता लगेगा कि क्योंकि ये पर्सन कंसर्न जो मुंबई में जो पेशेंट ज़ीरो था वो इस लोकेशन में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है, तो इस एरिया को पूरा सील कर दिया जाए। या फिर वो जिस भी, मैं आपको कोरोना वायरस का एग्जांपल दे रहा हूँ इसीलिए ही मैं आपको कंटेनमेंट और ये सील करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो जो कि कंटेजियस ना हो, जो ना फैलती हो, फिर भी हमें एक मैप बन जाएगा कि ये डिसीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेवलेंट है, और अगर कोई न्यू डिसीज़ आई है तो भी हमें उसके बारे में पता लगता रहेगा, पब्लिक हेल्थ जो है सर्वेलेंस करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये विजन 2035 डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है कि हम इंडिया की जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस है, अभी क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास उतना अच्छा डेटा नहीं होता स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर एक विलेज लेवल पर, कि वो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस जो है वो अच्छी तरह से उस पर नज़र रख पाए, ठीक है। अब जब सब कुछ डिजिटाइज फॉर्मेट में होगा तो एक इवन रिमोट लोकेशन में भी अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है ऐसी हेल्थ इमरजेंसी की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पता होगा कि वहाँ पर ये पर्सन जो है पेशेंट ज़ीरो है, इसको ऐसी सिचुएशन आई है, ये सारा उसकी सारी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ डिजिटाइज फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम है बहुत रिस्पॉन्सिव और प्रेडिक्टिव हो जाएगा। और हम सिटीज़न फ्रेंडली भी बनाना चाहते हैं कि क्योंकि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम को अच्छी तरह से अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिटीजन्स का भी उसमें फ़ायदा है, सिटीजन्स की प्रिवेसी को, ऑब्वियसली सिटीजन की प्रिवेसी को, कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा कि सारा उसका डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन में ना आए, या फिर गवर्नमेंट उसकी पर्सनल डेटा का मिसयूज़ ना करे, उसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विजन 2035 जो डॉक्यूमेंट है वो इसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। फिर सेंटर और स्टेट्स के बीच में
कैसे डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए उसके बारे में भी, ताकि डिसीज़ की डिटेक्शन, प्रिवेंशन और कंट्रोल को किया जा सके, तो उसके बारे में भी ये विजन डॉक्यूमेंट जो है वो बात करता है। ठीक है, फिर अगर इंडिया ने इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट इंडिया ने अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो हम रीजनल भी और ग्लोबल लीडरशिप देने में अ, एक तरह से सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी अगर कोई ऐसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, भगवान ना करे कि हमारे कंट्री में अगर कोई ऐसा वायरस या कोई ऐसी डिजीज़ जो पेंडेमिक का रूप ले सकती है, अगर वो एमर्ज हो, तो हम उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने में और या फिर उसके बारे में डेटा जो है अचीव करने में या फिर कलेक्ट करने में हम बहुत अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, अभी वाइट पेपर क्या कह रहा है, वही सब बातें जो अभी ऊपर डिस्कस की हैं हमने, कि सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, इंडिविजुअल की प्रिवेसी के बारे में ख्याल रखा जाना चाहिए, और तीनों लेवल पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल्स ऑफ केयर जो है उनमें इसको, जो पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस है, इसको तीनों लेवल पर हमें सर्वेलेंस को देखना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि हेल्थ केयर की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम एक तरह से ध्यान रख सकें, ताकि डिसीज़ को उसी टाइम पर उसको हैंडल कर किया जा सके। ठीक है, अभी पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस जो है वो कह रहा है कि 3 टियर जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर है, उसको हम आयुष्मान भारत स्कीम में अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ऑलमोस्ट हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो एक सेंट्रल पूल में आ जाएगा और हमारे को सर्वेलेंस करने में आसानी होगी। ठीक है, अब इस कंटेक्स्ट में आप सर्वेलेंस को आप नज़र रखना कह सकते हो, बट ये एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सर्वेलेंस है। ये सिटीजन्स की प्राइवेसी को वॉलेट करने के लिए का इसका मोटिव नहीं है, इसका मोटिव है डिसीज़ प्रिवेंशन का और डिसीज़ कंट्रोल का जो है मोटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिमगिरी। अब हिमगिरी जो है हमारा प्रोजेक्ट 17A है जो शिप बिल्डिंग का, उसमें सबसे पहली जो हमारी शिप जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बनाया है, वो हमारी सबसे पहली जो है वो हिमगिरी है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये सबसे पहली है तो हमारे को प्रोजेक्ट 17A के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 शिप्स बननी है। उसमें सबसे पहली जो शिप है हिमगिरी, वो इसने GRSE जो है, GRSE इसने बना दी है। टोटल 7 शिप्स बननी है, जिसमें से 3 शिप्स GRSE ने बनानी है और 4 शिप्स जो है वो माजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने बनानी है। ठीक है, तो हिमगिरी ने जो अपनी 3 बनानी है उसमें से पहली तो डिलीवर कर दी है, इंडियन नेवी को उसको लॉन्च कर दिया गया है। और जो प्रोजेक्ट 17A के अंदर जो शिप्स बनेंगी वो गैस टरबाइन प्रोपल्शन सिस्टम से चलेंगी, मतलब जो उसकी टरबाइन जो है वो गैस फ्यूल्ड होंगी, और लार्जेस्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म जो है वो ये जो शिप्स जो बनेंगी वो लार्जेस्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म होगा हमारे इंडियन नेवी के लिए, और ये एक तरह से इंडिजिनसली डेवलप की जा रही हैं, क्योंकि हमारे जो ये GRSE और MDL है, ये दोनों ही इंडिजिनस बिल्डर्स हैं, हमारे अपनी कंट्री के ही बिल्डर्स हैं, हम बाहर से नहीं बना रहे हैं ये। और इसका जो डिज़ाइन तक भी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, और इसकी सोर्सिंग जो है, इसकी जो रॉ मटेरियल लग रहा है या इक्विपमेंट लग रही है या मटेरियल लग रहा है बनाने में जो शिप्स का, वो 80% तक जो है वो हमारे इंडिजिनस वेंडर्स का है, मतलब इंडिया के हमारे अपनी ही कंट्री के वेंडर्स ने इसको 80% तक का जो हमारे सोर्सिंग है वो इंडिजिनस वेंडर्स ने की है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेमिनिड्स मिटियोर शार। अब ये बहुत ही एक आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि दिसंबर 13 और 14 की नाइट को सबसे अच्छी तरह से ये जेमिनिड्स मिटियोर शार जो है वो हमें दिखने को मिलेगा, जबकि ये दिसंबर 4 से 20 तक के बीच में होना है। लेकिन जो हमारी ये आज और कल की जो रातें थी, इनमें सबसे अच्छे तरीके से, जो सबसे ज़्यादा ब्राइट हमें जो स्काई में जेमिनिड्स मिटियोर शार जो हमें देखने को मिला है, वो इन 2 रातों को देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके साथ साथ ही एक यूर्सिड्स नाम से जो है वो एक और यूर्सिड्स नाम से जो मिटियोर शार है वो भी होना है, बट वो इतना क्लियर नहीं होगा जितना जेमिनिड्स का जो मिटियोर शार है। अब मिटियोर शार होता क्या है, सबसे पहली बात तो जो हमारे मीटियोर्स हैं, जो कि रॉक और आइस की डेब्री होती है, जो कॉमेट्स कॉमेट्स की या एस्टेरॉइड्स की, किसी की भी हो सकती है,
तो जो रॉक या आइस की जो डेब्री जो ऑर्बिट कर रही है हमारे सन के आसपास, और फिर जब हमारी अर्थ जो है जब वो ऑर्बिट कर रहा है, समझ लो कि जो जो डेब्री है, जो मतलब टुकड़े मटेरियल है जो जो एक कॉमेट के टूटने पे बनता है, या कॉमेट के निकलने पर जो पीछे मटेरियल रह जाता है, या फिर एस्टेरॉयड का टूटा हुआ मटेरियल रह जाता है, रॉक या आइस, जब वो पीछे रह जाता है, ऑर्बिट कर रहा है, जब अर्थ उनके पास आती है तो वो मतलब अर्थ पे आके गिरते हैं, तो उनको ही हम मिटियोर्स कहते हैं। ठीक है, जब अर्थ इस ट्रेल ऑफ डेब्री के जो है उसको पास करती है, तो बेसिकली वो फिर वो सारी डेब्री जो है वो इंडिया आई मीन अर्थ के ऊपर आकर गिरती है, तो ये मिटियोर शावर्स होते हैं। ठीक है, अब मिटियोर जब अर्थ पर आता है तो उसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। ठीक है, मिटियोर जो है अर्थ पर जब वो नहीं आया, जब वो सराउंड कर रहा है, अपनी ऑर्बिट कर रहा है, तो उसको हम, जो ये डेब्री ऑर्बिट कर रही है, उसको हम मीटियोर बोलते हैं। जब वो अर्थ के पास आता है, रीच करता है अर्थ के ऊपर, तो उसको हम मीटियोरॉइड कहते हैं। और जब ऐसे बहुत सारे मीटियोरॉइड्स जो हैं वो अर्थ पर आ जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं मीटियोर शावर हो गया है। ठीक है, तो 30 मीटियोर शावर्स जो हैं वो हर साल होते हैं एज़ पर नासा। और बेसिकली जो ये हम लाइट्स देखते हैं, जब मीटियोर शावर होता है तो आपको देखते हो ना, अलग अलग तरह के कलर की लाइट्स आती हैं। तो ये जो लाइट्स हैं वो हमें अर्थ पर, हम जब हम खड़े हैं हमें तो दिखती हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन वहाँ से ऊपर अर्थ स्पेस से देखेगा तो उसको नहीं दिखेगी। ठीक है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे हैं वो मीटियोरॉइड्स, तब वो इंडिया आई मीन जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी गैसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो बर्न होते हैं। तो वो मीटियोर शावर जो है वो हमको अलग अलग तरह कलर का दिखता है। जैसे कैल्शियम, अगर कैल्शियम वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा एंटर कर रहा है तो उसका जो कलर होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। अगर कोई और ऐसा एलिमेंट है या कोई ऐसा और मेटल है या कुछ तो वो एंटर कर रहा है तो उसका कलर डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के मीटियोर शावर होते हैं हमारे आई मीन अर्थ पर। ठीक है, तो जेमिनिड मीटियोर शावर क्यों इतना यूनिक क्यों है? क्योंकि ये कॉमेट से नहीं निकला है। ठीक है, जो इसका डेब्री है जो वो कॉमेट की नहीं है, वो एक एस्टेरॉयड की है। ठीक है, वो कौन से एस्टेरॉयड की डेब्री है? जो वो है 3200 फेथॉन। ठीक है, तो ये ग्रीक जो एक मिथ है, ग्रीक सन गॉड का जो बेटा है फेथॉन, उसके ऊपर नाम रखा गया इस एस्टेरॉयड का। 5 किलोमीटर इन डायमीटर था ये, और जब ये टूटा है उसके जो डेब्री है वो अर्थ में अब जो आ रही है वो है ये जेमिनिड मीटियोर शावर। ठीक है, वो ये जो है क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्यों दिख रही है, वो कितनी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारा न्यू मून का टाइम है अभी रिसेंटली इस पीरियड में, और जो है वो अंधेरा ज़्यादा है, तो हमको जो स्काई में क्लियरली जो जेमिनिड शावर जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो ये स्पीड वगैरह आपको जो है देख लो कि 78,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है, मतलब कि 35 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकेंड की स्पीड से वो अर्थ पे एंटर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो भी मैंने इसमें लिख दी हैं। ये कई बार हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मीटियोरॉइड्स जो है, कॉमेट्स जो हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ में रहते हैं। तो लाइक बिफोर मैंने इस बार दोबारा से ये कॉमेट, मीटियोरॉइड, मीटियोर शावर और एस्टेरॉइड की डेफिनेशन जो है वो आपको, ताकि आपको इनके बीच में फ़र्क पता लग जाए, ये मैंने लिख दी हैं, तो इसको आप पढ़ लेना PDF में से। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज़। तो जो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है, जो यूएस का न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने अपनी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनको कहा है कि आपके बोर्ड में, जो आपका कंपनी का जो बोर्ड होता है उसमें कम से कम एक फीमेल जो है मेंबर ज़रूर होना चाहिए, और एक मेंबर या तो किसी रेशियल माइनॉरिटी ग्रुप का होना चाहिए या फिर LGBT कम्युनिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारी इंडिया की भी कुछ कंपनीज नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनको भी ये कंप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में भी क्या ऐसी कुछ डाइवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। यस, हमारे इंडिया में भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है, और या फिर एनुअल जो हम आपकी टर्नओवर है वो अगर 300 करोड़ तक की है, तो आपको एटलीस्ट 1 वुमेन बोर्ड मेंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट की एक रिक्वायरमेंट है। तो सेबी का डेटा कहता है, सेबी क्या कह रहा है कि जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको
एटलीस्ट वन वुमेन बोर्ड मेंबर रखना पड़ेगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जिसका कंपनी के साथ कोई डायरेक्ट है जो रिलेशन नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ डायरेक्ट कोई स्टेक नहीं होना चाहिए उसका, न वो कंपनी में एक्टिव एक तरह से पार्टिसिपेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन ना अराइज हो। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा वो अच्छी तरह से बोर्ड के डिसीजंस को ट्रांसपेरेंट वे में देख पाएगा, उसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि वो कोई खुद भी इन्वॉल्व नहीं है कंपनी के फंक्शनिंग में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बेसिकली मोटिव यही होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ सके कि कंपनी कैसे चल रही है, ठीक है। अब क्या क्या ये जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ये डाइवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रही हैं? यस, ये डेटा दिया है सारा। 17% ऑफ डायरेक्टर्स जो है निफ्टी की 500, जो टॉप की 500 कंपनीज़ हैं निफ्टी की, उसमें 17% जो डायरेक्टर्स हैं वो विमेन हैं। 44% ऑफ निफ्टी 500 कंपनीज़ जो हैं उसमें एक से ज़्यादा, आई मीन टू से ज़्यादा विमेन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। और सिर्फ 3% जो निफ्टी 500 कंपनीज़ हैं उनमें ही सिर्फ वुमेन डायरेक्टर्स नहीं हैं। तो एक तरह से बहुत ही कम फिगर रह गया है, ऑलमोस्ट हमने कवर ही कर लिया विमेन डायरेक्टर्स को, हमने इन्वॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस भी हैं, देयर आर आल्सो एक्सेप्शंस। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो कि लिस्टेड भी हैं, लेकिन उनमें क्या है कि वो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी मिनिस्ट्री उसको चला रही होती है, उसके जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं वो कोई ना कोई मिनिस्ट्री ही अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्योंकि समझ लो कि जैसे BSNL का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ऑल्दो इट्स नॉट लिस्टेड ऑन जो है स्टॉक एक्सचेंज, बट स्टिल उनके ऊपर भी जो है जो उनका जो बोर्ड होता है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है हमारी, वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन जो है जिसको हम टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी कहते हैं, वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो नॉमिनेट करती है। तो उसमें कुछ एग्जाम जो है उनके लिए जो है वो PSCs जो हैं वो कह रही हैं कि हमें एग्जाम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं हो सकता। और जिनके पास नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है तो उनको 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं। तो 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने का जो प्रोविज़न है वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो नोडल जो मिनिस्ट्री है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो अपॉइंट करती है। तो वो कह रहे हैं कि हमको थोड़ी सी एक्सेप्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री खुद अपॉइंट कर रही है तो वो एक्सेप्शन मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस में और क्या है कि जितने भी जो ये इंडिपेंडेंट विमेन के जो डायरेक्टर रखने की बात हो रही है, तो ये देखा गया है कि ऑल्दो समझ लो कि मेरी एक हमारी जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो फैमिली में समझ लो उनकी वाइफ या स्पाउस होगी जो, वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या फिर उनके समझ लो कोई आप फैमिली में ही मेंबर में ले लो, कोई दूर का एक रिलेटिव ले लो, जो वो फीमेल्स को वो अपॉइंट कर देते हैं, जो कि देखने में लगता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, बट वो कोई ना कोई तरह से जो है प्रमोटर से लिंक्ड ही होती हैं, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंस जो है वो कंपनी के साथ सामने नहीं दिख पाती। वो कंपनी जो है कहने को ही वो विमेन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होती है, बट जो प्रमोटर जो है कंपनी के, उनके साथ किसी ना किसी तरह से उनका लिंक होता ही होता है, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसा ट्रेंड देखा है, तो इसको काउंटर करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में जो वाटर जो कृष्णा वाटर जो है, अब बेसिकली क्या हुआ था कि जो कृष्णा वाटर है वो आंध्र प्रदेश को कुछ शेयर मिला है, समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ शेयर मिला था आंध्र प्रदेश को। और जब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका को एक्स अमाउंट ऑफ X1 X2 X3 अमाउंट ऑफ शेयर, जो भी जितना भी शेयर मिला था कृष्णा वाटर में, तो जो आंध्र प्रदेश का है वो शेयर समझ लो X लेवल पर है, ठीक है। अब जब आंध्र प्रदेश का डिवीज़न हुआ तो तेलंगाना अलग बन गया और आंध्र प्रदेश अलग बन गया। तो अब इन दोनों में आपस में वो डिवीज़न किस लेवल पर हो, कितना शेयर ऑफ वाटर जो तेलंगाना को मिले और कितना जो है वो आंध्र प्रदेश को मिले, उसके बारे में डिस्प्यूट है तेलंगाना गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। तो उसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रीएलोकेशन करना है कृष्णा वाटर्स का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, वो हम या तो न्यू ट्रिब्यूनल बनाकर कर देंगे, या फिर हम एग्जिस्टिंग जो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल है उसके थ्रू हम तब कर पाएंगे जब सेंट्रल जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन जो फाइल की हुई है उसके ऊपर या तो कोई डिसीजन आए या फिर उसको तेलंगाना जो है वो विड्रॉ करे। ठीक है, तो ये इशू क्या है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को बोलो कि जो रयाल सीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है वो डिसकंटिन्यू करें जो कृष्णा वाट रिवर पर बन रही है, क्योंकि उससे अभी अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को या फिर आंध्र प्रदेश को कितना शेयर ऑफ कृष्णा वाटर मिलेगा और तेलंगाना को कितना शेयर वाटर मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आता तो ये जो है ये स्कीम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब तेलंगाना को बनाया गया तो उसके लिए जो एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया तो उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पर बनना है तो उसको कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड पे पहले रखना पड़ेगा, और एपेक्स काउंसिल जो है उसकी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड की उससे अप्रूव कराना पड़ेगा, रेटिफाई कराना पड़ेगा। बट जो आंध्र प्रदेश ने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड अगेंस्ट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बेसिकली था क्या पहले, ये डिस्प्यूट असल में हैदराबाद और मैसूर स्टेट्स के बीच में था। बाद में ये स्टेट्स जो हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बन गई। तो 1976 में जो 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था उसने अपनी रिपोर्ट जो दी वो 1976 में उसके उसके हिसाब से डिवाइड किया गया। जो कृष्णा रिवर का वाटर था वो डिवाइड किया गया, 560 टीएमसी मिला महाराष्ट्र को, 700 टीएमसी मिला कर्नाटका को और 800 टीएमसी मिला आंध्र प्रदेश को। तो जो ये 800 टीएमसी जो आंध्र प्रदेश को मिला उसी का ही सब डिवीज़न होना है, उसके उसके अंदर ही रीअलोकेशन होनी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। ठीक है, अब कृष्णा रिवर देख लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। ईस्टर्न मतलब जो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है जो रिवर, उसमें सबसे सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है? गोदावरी। उसके बाद सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है कृष्णा रिवर। ठीक है, तो इसका जो बेसिन है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। अब याद रखना कि तेलंगाना में ये इसका बेसिन नहीं है। ठीक है, तेलंगाना में नहीं जाती है, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ही है इसका बेसिन। बालाघाट रेंज में से निकलती है नॉर्थ में से। इसके इसके जो जो बेसिन है उसमें ऊपर बालाघाट रेंज पड़ती है, ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं साउथ और ईस्ट में, और वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं इसके वेस्ट में। ठीक है, तो ये एमर्ज कहाँ से होती है? महाबलेश्वर के पास जो एक जोर विलेज है सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, वहाँ से ये कृष्णा रिवर राइज होती है। इसका जो लेंथ है टोटल ओरिजिन से लेके आउटफॉल तक बे ऑफ बंगाल तक वो है 1400 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसका जितने भी एरिया से ये निकलती है उसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मोस्टली वो 75% जो एरिया जो इसका कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वो एक तरह से एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, और जो ये इसका एक बहुत लार्ज डेल्टा है और ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर का डेल्टा बनाती है ये कृष्णा रिवर, और इसका जो डेल्टा है वो गोदावरी के साथ मर्ज भी होता है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर इनटू द सी। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर एमसीक्यूज़ हैं, ये आप कर लेना, एडिटोरियल्स पढ़ लेना। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।